ट्यूब्स हैं वो जनरली स्टार्टिंग में यहाँ पर टेंडर लिखा है, लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वो जनरली नॉन टेंडर ही होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप उनको टच करते हो तो इतना कोई पेन फील नहीं होता। तो यहाँ पर टेंडर नहीं, नॉन टेंडर ही, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि नो पेन ड्यूरिंग टच। ठीक है, फिर अनयूजुअल ब्रीथ साउंड, वो तो हम ऊपर बात कर ही चुके थे, जैसे वीजिंग वगैरह होना। क्यों? क्योंकि भैया अंदर बैक्टीरिया और पस वाला रन कर रहा है, तो एबनॉर्मल हमारे ब्रीथ साउंड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिजिकल था। मगर हम जब टेस्टिस की बात करेंगे, अगर अब हम डायग्नोस में टेस्ट कराएंगे तो सर क्या होगा, तो डायग्नोस में इसका लिए जो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है मोंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको अच्छे से समझना। ये अलग से पूछते हैं और ये पर्टिकुलर टीवी के लिए स्पेशली कराया जाता है। अगर आपको इस टेस्ट के बारे में नहीं पता तो फिर आप समझ लो, फिर दिक्कत होने वाली है। कल को कोई भी पेशेंट आएगा तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसमें 5 मिनट इसमें अच्छे हम डीप से बात करेंगे। व्हाट इज मोंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट? हमेशा याद रखो, देखो इस टेस्ट को ना पहले हीफ टेस्ट बोलते थे। अभी लोग अभी भी क्या करते हैं, मोंटॉक्स ट्यूबरक्लोसिन टेस्ट और नीचे हीफ टेस्ट भी लिख देते हैं। हीफ टेस्ट पहले हीफ टेस्ट ही चलता था, 2005 में हीफ टेस्ट को चेंज करके मोंटॉक्स ट्यूबरक्लोसिन स्किन टेस्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हीफ टेस्ट भी लिख देते हैं, मोंटॉक्स ट्यूबरक्लोसिन टेस्ट, ठीक है सही है, लेकिन आप समझो कि अभी हीफ टेस्ट नहीं होता। अब हीफ टेस्ट नहीं होता, हीफ टेस्ट 2005 में चेंज हो गया है, अब वो बन गया मोंटॉक्स ट्यूबरक्लोसिन स्किन टेस्ट। ये होता क्या है टेस्ट, हम कुछ अब इसमें इसकी क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं, तो देखो इसको मैं आपको सिंपल बताता हूं। इसमें क्या करते हैं, ये देखो इसमें क्या करेंगे, बहुत बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं। मोंटॉक्स टेस्ट में क्या करेंगे, आपका लेफ्ट फोर आर्म लेते हैं, जनरली लेफ्ट फोर आर्म, और उसका ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्लांटर वाला एरिया, ये इधर वाला एरिया, यहां पर लेके क्या करते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल सा क्या करते हैं। बहुत सिंपल सा क्या करते हैं, इस एरिया पर लगा देते हैं एक, हम इस एरिया पे क्या करते हैं, इस एरिया पर मैं आपको यूनिट बताता हूं, पूरा प्रॉपर सुनना। 5 यूनिट, 5 यूनिट ट्यूबरक्यूलिन, मतलब सर 5 यूनिट ट्यूबरक्यूलिन मतलब लेते हैं 0.1 ml के सॉल्यूशन में, 0.1 ml के सॉल्यूशन में ये लेते हैं। इसमें ये हुई दिख रहा है ना, ये क्या है, ये 5 यूनिट, ये 0.1 ml का सॉल्यूशन है ये, इसमें जो आपको लगा रहा है, और इसके अंदर 5 यूनिट ट्यूबरक्यूलिन डला है। सर ट्यूबरक्यूलिन मतलब, सर ट्यूबरक्यूलिन मतलब वो ही ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया, कौन से सर, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया। सर ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हमारे अंदर डाल रहे हैं, हमें टीबी नहीं हो जाएगी अगर हमें टीबी नहीं हुई तो। अगर हमें टीबी है ठीक है, हमारे अंदर टीबी के बैक्टीरिया डाल रहा है तो चलो कोई बात नहीं। अगर हम पहले से ही हम बीमार हैं, हमें थोड़ा बुखार दर्द है, अगर उस जगह पे थोड़ी चोट और दे दो तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमें टीबी है ही नहीं है और हमारे अंदर बैक्टीरिया डाल दे, इससे हमें टीबी हो गई तो सर, अरे भैया ये होते हैं इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होते हैं, इससे आपको टीबी नहीं होगी। ठीक है, ये इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं सर, ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो इससे होता क्या है सर, इससे ये होता है कि ये बैक्टीरिया 0.1 ml के सॉल्यूशन में 5 यूनिट ये आपसे पूछते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें वैल्यू लिख के आती है, कितनी वैल्यू डाली जाती है, तो सर 5 यूनिट ट्यूबरक्यूलिन 0.1 ml सॉल्यूशन आपके इधर पाल्मर सरफेक्स पे, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपके सरफेस ऑफ लेफ्ट फोर आर्म पर, जनरली फ्लेक्सर सरफेस ऑफ लेफ्ट फोर आर्म, आपसे इस पे जगह भी पूछते हैं कौन सी, तो याद करो फ्लेक्सर, ये दिख रहा है फ्लेक्सर सरफेस ऑफ, फ्लेक्सर ही तो है ना, एक्सटेंशन तो नहीं, ऑफ लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट फोर आर्म पर इसको लगाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इसको इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इंजेक्ट करते हैं तो ये सारे के सारे होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। अब क्या होगा, बहुत सिंपल बेसिक रीजन है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स होती है कि ये होते हैं एंटीजन। कौन होते हैं ये बैक्टीरिया, एंटीजन ही तो होते हैं, होते कि नहीं होते। और हमारे जो WBC हमारे लिए फाइट करते हैं वो कौन होते हैं सर, एंटीबॉडीज। सर बिल्कुल सही बात, होते हैं सर। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने बैक्टीरिया अंदर एंटर करे, यहीं पर रहते हैं, ये आगे नहीं जाएंगे। मैंने जो इसको, अच्छा इसको इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली, ये भी आपसे पूछते हैं क्या करते हैं इसको इंजेक्ट, डर्मली, डर्मली स्किन पर, कोई मसल वसल में नहीं दिख रहा ना, स्किन पे कर रहे हैं, सिर्फ स्किन पर करते हैं। और इस तरीके से इसको इंजेक्ट, यहाँ पर जैसे ही इसको इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है सर, यहाँ पर एंटीजन यहाँ पर ही रहते हैं, ये जाते नहीं, यहाँ से ट्रेवल नहीं करके जाते, बस इसी जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। इतने अमाउंट में दिया जाता है कि अमाउंट यहां से ट्रेवल ना करे, सिर्फ स्किन के इसी एरिया में रहे।
फिर क्या करते हैं सर, फिर उस बंदे को बोल देते हैं कि अब आप अपने घर चले जाओ बस इंजेक्ट करने के बाद। फिर उससे बोलते हैं कि आप 48 से लेके 72 आवर बाद वापस लौट के मेरे पास आना। ठीक है, बोलता है ठीक है सर हम आ जाएंगे लौट के। तो हमें लौट के क्या देखने को मिलेगा, हम लौट कर देखते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पर कि कितनी रेडनेस आई है। ये देखो कितनी रेडनेस उस जगह पर आई है, ये दिख रहा है। ये रेडनेस मीजर करते हैं हम, क्या मीजर करते हैं, इसी रेडनेस को हम यहां पर मीजर करते हैं। हमने आपको बता दी, याद करने के लिए एक बार लास्ट बता दे रहा हूं, 5 यूनिट इंटरट्यूबरकुलिन 0.1 ml के सॉल्यूशन में डालते हैं। कहां पर लगाते हैं, फ्लेक्सर सरफेस ऑफ लेफ्ट फोर आर्म पे लगाते हैं। कैसे इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट डर्मली करते हैं। ठीक है, तो और ये सर बैक्टीरिया किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, पर्टिकुलर उसी जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। दिख रहा है ये सब लिखा हुआ इंजेक्टिव 0.1 ml। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये रहा ट्यूबर सेल के नाम से टेस्ट। अब ये एरिया देखते हैं, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, यही एरिया को मीजर करा जाता है। अब ये क्या होता है, इसकी एक रेंज होती है, याद रखना, ये याद करो। अगर ये एरिया को मेजर करा जाता है स्केल पे, अगर ये 0 से 5, इसकी ऐसी स्केल है, स्केल याद रखना, ये बहुत कॉमन पूछता है, 5 to 9 और मोर देन 9। अगर ये 0 से 5 के बीच में है ये एरिया, मैं बताऊंगा ये एरिया क्यों कम होता है बढ़ता है, आप तो इतना समझो, 0 से 5 के बीच में तो आप नॉर्मल हो, आपको टीबी नहीं है। 5 to 9 हो तो आप इंटरमीडिएट हो, मतलब हम कह नहीं सकते आपको टीबी हो भी सकती है नहीं, यानी सर इसका मतलब क्या, आप फर्दर डायग्नोस के लिए जाओगे, आप पे और टेस्ट करे जाएंगे। इस टेस्ट में और गाँव के द्वारा फिर मोन्टॉक्स टेस्ट करा। क्या बोला कि इसकी 3 वैल्यू होती है, अगर ये 0 से 5 के बीच में है तो क्या है, हम नॉर्मल है। अगर आपसे ये किस में होती है, मिलीमीटर में, ये भी याद रखो, कुछ लोग सेंटीमीटर कह जाते हैं भावनाओं में, तो ये मिलीमीटर में होती है। ठीक है, और 5 to 9 मिलीमीटर है। तो ये आपसे कभी कल को आके कोई पूछे सर मोन्टॉक्स टेस्ट कराए इतनी रेंज है, तो आप मुझे क्या बताओगे, ये होती है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है, सीधी सी बात है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे जाओगे, और अगर 9 से ज्यादा आगे तो क्लियर बात है आप पॉजिटिव हो। नॉर्मल ना बोलो या नेगेटिव बोलो, तो आप पॉजिटिव हो। तो लाइफ में हर जगह पॉजिटिव होना भी गलत है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ आ गई क्या है, आप अगर पॉजिटिव, आप यहां पर पॉजिटिव हो टीबी को लेके। अच्छा सर अब ये क्यों आती है, ये अब ये दिख रहा है रेडनेस, इसी को उसको बोलते हैं इरिथेमा, इरिथेमा बोलते हैं, इसको चेक करते हैं। अच्छा ये रेडनेस आती क्यों है, और नॉर्मल वाले में कम क्यों है और उसमें ज्यादा क्यों है सर, अब इसके पीछे की मैथ समझो। होता क्या है कि ये जो हमारे ये जो हमारे क्या है, हमने एंटीजन इसके अंदर डाले थे। ठीक है, एंटीजन डाले थे जो कि इनएक्टिव फॉर्म में थे, जो इसी जगह पर यहां पर रहते हैं। ठीक है, इसी जगह पर है। अब ये जब इस जगह पर होते हैं तो अब क्या होता है कि हमारे डब्ल्यूबीसी को अब हम टाइम देते हैं 48 से 72 आवर। हमारे डब्ल्यूबीसी को सपोज करो मुझे टीवी नहीं है, मुझे टीवी नहीं है, तो मेरे जब डब्ल्यूबीसी यहाँ पर आएंगे ना दौड़कर, जब इनको डब्ल्यूबीसी को आएंगे तो वो क्या करेंगे, जब ये डब्ल्यूबीसी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन का नाम क्या सर होता है, सर उस रिएक्शन का नाम होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब ये रिएक्शन होगी तो उसी रिएक्शन की वजह से ये रेडनेस आती है, उसी रिएक्शन की वजह से रेडनेस हमें देखने को मिलती है। अब सपोज करो ये क्या होता है कि अगर मेरे को टीवी नहीं थी, मुझे टीवी नहीं थी, तो ये इसका मतलब सर क्या है, सर इसका मतलब ये कि मेरे अंदर उस पर्टिकुलर टीवी के बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडीज बने हुए थे क्या, नहीं सर नहीं बने थे। तो सर जब वो आएगा, जब वो बैक्टीरिया अगर फर्स्ट टाइम, अब ये फर्स्ट टाइम आया है तो मेरे अंदर तो वो एंटीजन पहले से प्रेजेंट नहीं था। अब जिनको टीवी है उनके अंदर तो पहले से होते हैं। तो सर क्या होगा, मेरे अंदर जो डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया है वो जब वो फर्स्ट टाइम रिएक्शन करेगा तो वो इतने लार्ज स्केल पे कर नहीं पाएगा। सर क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज थे नहीं, वो बनाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से क्या करते हैं, वो जब वो बनाते हैं तो एक कम क्वांटिटी में होती है। लेकिन जिन लोगों को टीवी होती है और जिनके अंदर डाले जाते हैं तो उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, किसके लिए, इस एंटीजन के लिए। क्यों, तभी तो उनको टीवी होने का मतलब ही क्या है, हम टीवी पता कैसे करते हैं आपको टीवी है, हम इसी एंटीबॉडी से ही पता करते हैं। हमारी बॉडी हर डिसीजेस के लिए एंटीबॉडीज बनाती है, और हर एंटीबॉडीज स्पेशल होती है पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए। हम इसी एंटीबॉडीज को उठाकर देखते हैं, और ये एंटीबॉडीज अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर से एंटीजन के लिए, तो वो क्या करेंगे, बहुत लार्ज स्केल में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इसका एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, और ये 9 से ज्यादा बढ़ा हुआ तो आपको टीवी है। और ये अगर क्या हुआ 5 से कम है तो आपको टीवी नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया आपके लिए अभी अभी एंटीबॉडीज आई हैं और उनमें, और वो अभी रिएक्शन करना स्टार्ट करा है। ठीक है, तो उसमें आपको कितना क्या होगा, नहीं वहां पर क्लियर ये होगा। अच्छा फिर मन में एक डाउट आ सकता है कि सर मान के चलो किसी को अगर एकदम बैक्टीरिया आया था
और उसको इमीडिएट क्लियरेंस कर दिया, जैसे हमने अभी पढ़ के आया ना कि हमारा इमीडिएट क्लियरेंस एक पहला पॉइंट था, तो सर अगर उसको इमीडिएट क्लियरेंस करा होगा तो उनके अंदर भी तो एंटीबॉडीज बनी होंगी सर। सर बिल्कुल बनी होंगी। अब जिनके अंदर इमीडिएट क्लियरेंस हो गया वो मोंटॉक्स टेस्ट कराने जाएगा? जब उसको कोई क्यों उसकी इमीडिएट क्लियरेंस कर दिया तो हमको सिम्टम ही नहीं आए। सिम्टम हमको कब आएंगे? जब बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। अभी तो कहो आपके अंदर भी इमीडिएट क्लियरेंस चल रहा हो, 2-3 बार इमीडिएट क्लियरेंस आपके अंदर हो गया होगा, 2-3 बार इमीडिएट क्लियरेंस मेरे अंदर हो गया होगा, तो हम क्या मोंटॉक्स टेस्ट कराने गए होंगे क्या? नहीं। तो फिर हमारे अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। हम कराने ही नहीं जाएंगे। तो मोंटॉक्स टेस्ट कराने कौन जाएगा सर? जिनको टीबी के सिम्टम्स आएंगे वही तो कराने जाएगा। आपको ऐसा होता है कि चलो आज एक काम करते हैं, मन नहीं लग रहा, चलो मोंटॉक्स टेस्ट कराए आते हैं। कोई कराएगा क्या? नहीं कराएंगे। तो ये चीज याद रखना, ऐसा नहीं है ये वो ही कराने जाएंगे जिनके अंदर सिम्टम्स आएंगे, और वो कराने जाएंगे तो उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। हाँ पर्टिकुलर ये आपकी कहने सोच, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वो बात भी सही है कि अगर आपके इमीडिएट क्लियरेंस करा तो सीधी सी बात है आपके अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तो बने हैं। और अगर आप नॉर्मली कराने जाओगे तो बिल्कुल ही आपके करेंगे तो आपको दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीबी हो गया। फिर फर्दर और डायग्नोस करे जाएंगे। ये टेस्ट तो सिर्फ ये बता देता है कि आपके अंदर पर्टिकुलर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लंग्स का सीटी स्कैन कराएंगे और एक्सरे कराएंगे। उसमें देखेंगे क्या वास्तव में कोई गोन्स फोकाई बन रहा है, रैंके फोका उसमें कुछ नहीं बन रहा है, तो हम समझ लेंगे कि नहीं कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज आप ऐसे भी दिमाग लगाओ, इसका उल्टा दिमाग लगाओ सर। क्या दिमाग लगाओ? क्योंकि इसकी एक वैक्सीन आएगी, इसकी हम एक वैक्सीन अभी पढ़ेंगे, और वैक्सीन हमेशा इसी पर काम करती है। वैक्सीन का एक ही लॉजिक होता है क्या? कि आपके खिलाफ आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बना दो पर्टिकुलर पहले ही उस डिसीज के लिए, चाहे वो कोविड की हो। कोविड की वैक्सीन क्या कर रही है आपके अंदर? आपके अंदर क्या करते हैं हम? इनएक्टिव अकाउंट फॉर्म में आपके अंदर कोरोना के वायरस डाल रहे हैं, जिससे क्या हो आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए उस चीज के लिए। अब मैं अगर आपके कोविड के एंटीबॉडीज टेस्ट कराने जाऊं तो आपके अंदर एंटीबॉडीज मिलेंगे, तो मैं क्या ये बोल दूं कि आपको कोविड हो गया है? क्यों? क्योंकि जब आपको कोविड हुआ तब भी आपके अंदर एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, और आपके अंदर वैक्सीन डाल दी तो तब भी एंटीबॉडीज मिलेंगे। तो दोनों केस में एंटीबॉडीज तो मिलेंगे ना। तो सिर्फ एंटीबॉडीज के टेस्ट पे आप किसी को टीबी नहीं बोल दोगे। मोंटॉक्स टेस्ट तो सिर्फ ये बताएगा कि हाँ आपके अंदर उसके एंटीबॉडीज हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। मगर आप फर्दर और चेस्ट एक्सरे सीटी स्कैन करोगे, डायग्नोस करके पर्टिकुलर पता करोगे क्या वो बैक्टीरिया भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो सिर्फ ऑन द बेस ऑफ एंटीबॉडीज आप किसी को नहीं बोल सकते कि टीबी है। इसलिए स्पेशल डाउट अगर आया है तो बहुत आप अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। कल को आपने किसी का मोंटॉक्स टेस्ट देखा और मोंटॉक्स टेस्ट में एरिया ज्यादा है, तो आप ये बोल दोगे कि भैया हो गया टीबी, खत्म काम। डॉक्टर ये बोल देगा कि हाँ रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है आप फर्दर डायग्नोस पे आप अपना एक्सरे कराओ, अगर उसमें गोन्स फोकाई और हमने अगर आपको दिखी तो हम क्लियर आपको कह देंगे कि आपको टीबी हो गई है, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आ गई तो हम फर्दर डायग्नोस पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि फर्दर लंग्स का सीटी स्कैन कराना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं अभी जिनकी हम बात करेंगे जो कितने खतरनाक होते हैं। तो जब ये पहले यही कराया जाता है, जब ये पॉजिटिव निकल जाता है कुछ लोगों में तो फिर फर्दर और टेस्ट कराते हो, अगर वो निगेटिव निकल गए तो कोई बात नहीं, आपको बोलते हैं घर जाओ आप नॉर्मल हो, ठीक है। ऐसे ही एंटीबॉडीज का एक स्पेशल टेस्ट और होता है, एलिस ऐसे एंटीबॉडीज फ्रॉम, अच्छा सॉरी एक सेकंड और बता दूं, इसका मैंने अभी आपको जो हीप टेस्ट बताया था जो 2005 में चला गया, उसमें वो क्यों चला गया? क्योंकि हीप टेस्ट में और इसमें क्या एक ही चीज कॉमन थी कि उसमें इसमें जो आपका डालते हैं, जो आपकी इंटरट्यूबुलेंट डालते हैं वो इंजेक्ट करके डालते हैं, मगर उसमें डालते थे मल्टी पंक्चर गन से, उसमें गन यूज करते थे। अब वो गन मिलना बंद हो गई थी बीच में, बहुत ज्यादा उसकी गन की प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से वो उसका क्या करा, वो टेस्ट को हटा दिया गन की वजह से। सिर्फ ये ऐसी गन होती थी, ठीक है, ठीक है। ये आपके स्किन पर क्या गन से ऐसे पंचर करते थे। ये मोंटॉक्स टेस्ट है, ये हीप टेस्ट अब ये अवेलेबल नहीं है, लिखा नो लॉन्गर अवेलेबल। एक गन से पंचर करके और इंटरट्यूबुलेंट डाला जाता था, बस इतना था और कोई डिफरेंस नहीं था। क्लियर? अब इसको बंद कर दिया है। एएलएस से क्या है? एंटीबॉडीज फ्रॉम लिम्फोसाइट सीक्रेशन, वही चीज, ये भी एंटीबॉडीज का ही टेस्ट है कि आपके जो लिम्फोसाइट है डब्ल्यूबीसी आपके ब्लड निकाल के उसके अंदर आपके एंटीबॉडीज देखे जाते हैं कि आपको आपके अंदर टीबी के एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं कि नहीं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, एक मन में और बहुत बड़ा डाउट आ सकता है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगाई है तो क्या उसके अंदर इतने ही अमाउंट में एंटीबॉडीज मिलेंगे जिसकी जितने अमाउंट में उस इंसान के अंदर मिल रहे हैं जो कि टीबी को लेके पॉजिटिव है? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टीबी के अंदर जो एंटीबॉडीज मिलते हैं वो हमारी इतने अमाउंट में नहीं होते, वो क्या बोलते हैं एक तरीके से सोए हुए होते हैं, सोई हुई कंडीशन में होते हो। जैसे एंटीजन आए तो अवेक होकर तुरंत उसे मार देंगे, मगर वो अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव फेज में एंटीबॉडीज डले होते हैं। हमारे अंदर जो कोविड की वैक्सीन डाली जा रही है, जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज है वो ऑल टाइम एक्टिव थोड़ा है,
नहीं। इसी तरीके से अगर किसी के जैसे टीबी की जब वैक्सीन लगाई जाती है तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो ऑल टाइम एक्टिव नहीं है। इसी तरीके से जब अगर हमारे अंदर कोई एंटीबॉडीज आए और उन्होंने क्लियरेंस कर दिया तो हमारे अंदर जो उस टाइम पे एंटीबॉडीज जिंदा है तो वो इतने अमाउंट में नहीं होते जिंदा कि वो मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में आ जाए। तो इस वजह से इसका एक आंसर ये भी होता है कि अगर आपने मोन्टेक्स टेस्ट कराया और अगर आपने वैक्सीन ले रखी है या फिर मान के चलो आपके अंदर पहले इमीडिएट क्लियरेंस हो गया तो क्या वो मोन्टेक्स टेस्ट में पॉजिटिव आएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये भी होता है कि वो इस वजह सेकंड पॉइंट ये भी कि इस वजह से भी पॉजिटिव नहीं आएंगे क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो बहुत डाउन है उनके कंपेयर में जिनके अंदर ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज अभी ऑलरेडी अपने एंटीजन से फाइट कर रहे हैं। तो उनके अंदर एंटीबॉडीज का क्वांटिटी का जो लेवल होगा वो इतना हाई होगा कि वो मोन्टॉक्स में दिख जाएंगे। समझ रहे हो, वो मोन्टॉक्स में दिख जाएंगे। लेकिन जो वो लोग हैं जैसे अभी मैं हूं, मैंने हमारे बचपन में हमको एंटीबॉडीज लगी होंगी, हमको बीसीजी वैक्सीन लगी होगी। अब जिनको बीसीजी लगी हम मोन्टॉक्स कराने जाएंगे तो हम निगेटिव आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हमारी जो एंटीबॉडीज है वो अभी इनएक्टिव में है। जब जिस दिन एंटीजन आ गए उस दिन वो एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, तो बस ये होता है। अब ये मैं पूरा बता चुका हूं, ये आर्म स्वेलिंग 2 to 3 days ये तो मैं पूरा आपको समझा चुका हूं। अब ब्लड टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। एक होता है इंटरफ्रोन गामा रिलीज एसे। ये हमारे हमारे अंदर में भी ब्लड टेस्ट में भी यही वो बताता है। ये भी क्या बताता है? इसमें कुछ नहीं करते, आपका ब्लड लेते हैं, एक आपके ब्लड इंजेक्ट करके एक और टीवी लेते, टीवी के प्रोटीन्स लेते हैं। यानी सिंपल बेसिक मैकेनिज्म, टीवी के एंटीजन लिए, आपके ब्लड से आपके एंटीबॉडीज लिए और इनके बाहर लेबोरेटरी। मोन्टॉक्स क्या करता है? विद इन आपके रिएक्शन कहाँ कराता है? बॉडी के अंदर। और ये रिएक्शन होती है लेबोरेटरी में। और ये आपका डाला, टीवी के प्रोटीन डाले, टीवी प्रोटीन के स्टैंडर्ड इनको मिक्स करा, यानी आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा दी। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो अभी अवेक है। वो जिन एंटीबॉडीज क्या है वो इतने हाइपर एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव वो क्यों है? क्योंकि आपके जो अभी एंटीजन है वो फुल इतने लेवल पर है कि आपके बॉडी के एंटीबॉडीज को हाइपर अवेक है। तो वो आपके इतने अमाउंट में आपको मिलेंगे तब ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इंटरफ्रोन गामा रिलीज ऐसे। इसमें कुछ नहीं करते, वही जैसे मोन्टॉक्स जो स्किन के अंदर होता है ये बाहर कराते हैं। फिर मोस्ट कॉमनली चेस्ट का सीटी स्कैन कराया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स के अंदर आपके चेंजेस देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? रैंक के जो आपके जो अब इसमें स्पेशली लिख के आना, जो दोनों फोकाई पढ़ के आए हो है ना, क्या बोलते हैं, रैंक के कॉम्प्लेक्स, गोन्स फोकाई, गोन्स कॉम्प्लेक्स, हिडन नोड का लार्जमेंट, रैंक के कॉम्प्लेक्स, ये सारे आपको देखने को सीटी स्कैन और मेम और एक्सरे में देखने को क्लियर मिलते हैं। मैंने आपको अभी आपको इमेज दिखाई भी थी। ठीक है, तो सीटी स्कैन में आपको क्या मिलेगा? आपको थिकनिंग मिलेगी ओमेंटम की और पेरिटोनियल सरफेस। ओमेंटम का मतलब होता है पेरिटोनियल, आउटर सरफेस ऑफ लंग, उसकी थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो शो करता है कि इन्फेक्शन लंग्स के ऊपर लेवल तक आ गया है, तो वो देखने को मिलेगा। ब्रोंकोस्कोपी कराते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में कुछ नहीं, कैमरे से आपके लंग्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू आपके लंग के अंदर कैमरा डाल के देखते हैं कि प्रॉपर वहां पर आपको गोन्स फोकाई दिखेगी, बैक्टीरिया दिखेंगे वहां पर। तो ये सब भी कराते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ टेस्ट पे कभी आपको टीबी नहीं कह देते कि मोन्टॉक्स इनकेस पॉजिटिव आ भी गया, इनकेस अगर ये बार बार ब्लड टेस्ट, क्योंकि ये प्राइमरी टेस्ट होते हैं, हम सीधा कैमरा नहीं डाल सकते ना, ब्रोंकोस्कोपी नहीं कर सकते, खतरनाक होती है। तो पहले वो टेस्ट कराए जाते हैं। अगर उनमें नेगेटिव आ गए तो फिर आपसे कुछ नहीं करते, अगर उनमें पॉजिटिव आ गए तो फिर हम फर्दर ब्रोंकोस्कोपी कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। उनमें जब नजर आ गया तब आपको टीबी कहेंगे ना, सीधा नहीं बोल देते कि उनको है तो टीबी है। ठीक है, फिर उनको फर्दर डायग्नोस पर डाला जाता है। तो चेस्ट एक्सरे में आपको क्या दिखेंगे? कैविटीज दिखेंगी, मल्टीलाइट एरिया ओपेसिटी दिखेंगे। मल्टीलाइट एरिया ओपेसिटी का मतलब होता है जो आपके गोन्स कॉम्प्लेक्स हैं वो देखो एक्सरे में कैसे एकदम ऐसे अलग से शाइन करते हैं। तो लगता है कि जैसे मल्टीलाइट एरिया हो, कोई चीज शाइन कर रही हो। ये देखो, ये दिख रहा है, ये अलग से ऐसे लाइट जैसा, जैसे कोई ने किसी ने यहाँ पर क्या करी हो, लाइट जलाई हो। क्लियर? ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये इसी को बोलते हैं कैविसिटी और मल्टी लाइट एरिया ओपेसिटी। इसको कॉलिस के नाम से भी बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर शाइन कर रहा है, और ये होता क्या है? गोन्स फोकस। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पूरे में फैलने लग जाएगा, जब पूरे में इधर आ जाएगा फिर वो रैंक के कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर फिर स्प्यूटम, और जो स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है और जो प्यूलेंट है उसको टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर पस देखने को मिलेगा, वो सब हमें देखने को मिलेगा। थोरिकोसेंटेसिस का मतलब होता है कि लंग्स के अंदर निडल डाल के फ्लूइड निकाल लेते हैं और फिर उसका टेस्ट करते हैं उसके अंदर डब्ल्यूबीसी है कि नहीं, बैक्टीरिया है कि नहीं। लास्ट वन बायोप्सी, तो आप सब जानते ही हो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक लंग्स के अंदर जाकर एक उसका टिश्यू निकाल लाएंगे और टिश्यू निकाल लाएंगे, फिर उसका कल्चर करते हैं।
फिर उसमें देखते हैं उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं, सब कुछ, और ऐसे करके फिर फर्दर करे जाते हैं। तो ये सब एडवांस लेवल के होते हैं, ये सीधे नहीं करे जाते। पहले जो मोनोटॉक्स टेस्ट हुए, इंटरफ्रॉन गामा रिलीज ऐसे हुआ है ना, ये सब टेस्ट करते हैं। अब इनमें देख लेते हैं कि इनमें पॉजिटिव है तो फर्दर एक्सरे करा लो, जब इनमें पॉजिटिव है तब हम फर्दर आगे थोरिकोसेंटेसिस पे, बायोप्सी पे, या फिर क्या बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी पे, तब इन पर हम जंप करते हैं, सीधे जंप नहीं कर देते। ट्रीटमेंट कैसे करोगे? देखो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट का जो प्लान इंडिया में चलता है उसे डब्ल्यूएचओ ने चलवाया है। डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है, डॉट्स के अंदर ही इंडिया में चलता है। आपने देखा होगा 6 मंथ का अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, हम इसको बस की भी बात पहले भी कर चुके हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट, ये पूरे गवर्नमेंट खुद पूरी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में देके देती है कि आप कंप्लीट, ये जो चलता है 6 मंथ का गवर्नमेंट, इसका नाम ऑब्जर्वेशन क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट खुद ऑब्जर्व करके देखते हैं कि आप एक दिन की भी मेडिसिन ना छोड़ो, क्योंकि अगर आपने 6 में से 5.5 महीने की भी ली ना, तो कोई गारंटी नहीं है आपकी टीबी खत्म हुई हो। तो दिक्कत ये है क्योंकि इस 6 मंथ में क्या होता है कि 4 मंथ में तो आपके सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन अब आपको सिम्टम्स को याद नहीं रहे। अब हमारा बेसिक रूल है, हम क्या करेंगे, दवाई खाना छोड़ देंगे। दवाई खाना छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे बैक्टीरिया है वो मरे नहीं बल्कि इनएक्टिव कंडीशन में चले गए। अब वो इनएक्टिव कंडीशन में चलेगा, जिस दिन आपकी इम्यूनिटी फिर डाउन होगी तो वो फिर अवेक हो जाएंगे, और अब की बार जो अवेक होंगे वो आपको टीबी नहीं होगी, उसका हम नाम बता चुके थे, उसका नाम था एमडीआर टीबी, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। क्यों? क्योंकि जो ड्रग पहले जो डॉट्स में जो ड्रग दिए जा रहे थे, जो ड्रग की बात करते हैं, वो ड्रग अब इस टीबी में काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर चुके हैं, जो वॉरियर एक बार जिससे मर चुका है उससे वो दोबारा नहीं मरेगा। जिस आपका मूव आपको उससे पता है तो वो मूव से अब दोबारा नहीं मरेगा। तो ये बेसिक भी होता है हमारे, हम भी देख लो, हम कोई भी अगर हमको सपोज करो मलेरिया हो गया तो हमने मलेरिया की पूरी दवाई नहीं ली, जो अगली बार दोबारा मलेरिया होगा तो फिर हमें एडवांस मलेरिया की दवाई खानी पड़ेगी। हमें टाइफाइड हो गया, हमने टाइफाइड ठीक नहीं करा, 2 महीने बाद दोबारा टाइफाइड आ गया, तो फिर हमें दोबारा क्या होता है, हैवी अमाउंट में ड्रग लेने पड़ेंगे टाइफाइड के लिए। उसी तरीके से ही होता है। तो इसमें क्या होता है, हैवी अमाउंट में ड्रग वही होते हैं जो इसमें दिए जाते हैं, मगर उनकी सपोज यहाँ 100 mg में दिया जा रहा है तो यहाँ 200 में देंगे। इट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द, कितना सीवियर है। प्लस ये 6 मंथ का होता है, ये कहो 12 से 15 मंथ, और कहो इससे भी ज्यादा का ये प्रोटोकॉल आपका चल सकता है। ये डॉट्स के अंदर चलता है, ये प्रोटोकॉल चलता है आपको डॉट्स प्लस के अंदर, इसका डॉट्स प्लस, ठीक है। इसके अंदर मेनली 4 ड्रग होते हैं डॉट्स के अंदर, इनके नाम याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोनाइजाइड, ये लिखे हुए हैं, देखो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद करो। आइसोनाइजाइड, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल और रिफेम्सिन, याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 की तो ट्रिक बता दे रहा हूं, कभी सुनोगे ना, RIP, रिटर्न इफ पॉसिबल, रेस्ट इन पीसी, RIPC, तो 3 याद कर लेना, रिफेम्सिन, आइसोनाइजाइड और पायराजिनामाइड, और इथम्ब्यूटोल फिर ऐसे याद कर लेना RIP, रिप करके, ठीक है ना। RIP याद रहेगा तो आखिरी में ई लगा देना, तो रिप कर लेना, रिप से याद रखना, ठीक है। अब कभी नहीं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 4 ड्रग दिए जाते हैं, 5वां कोई नहीं होता, अच्छे से याद रखना। क्या फिर से याद कर लो, रिफेम्सिन, आइसोनाइजाइड, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल, ठीक है। ये चारों ड्रग आपके दिए जाते हैं, इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन चलते हैं। अलग अलग किस तरीके से कॉम्बिनेशन चलते हैं, जो 6 मंथ का प्रोटोकॉल होता है उसमें आपके स्टार्टिंग के जो क्या बोलते हैं 2 मंथ्स होते हैं, ऐसा होता है। अगर ये 6 मंथ का प्रोटोकॉल है तो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स होंगे, तो 2 मंथ्स में जो आपको ड्रग दिए जाते हैं वो कौन से ड्रग होते हैं, वो होते हैं PE, ठीक है। PE स्टार्टिंग में PE होते हैं। कौन कौन से हैं, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल, ठीक है। पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल, ये 2 महीने तक चलते हैं। फिर उसके बाद आप कितने मंथ बचे, 4, तो 4 मंथ तक जो आपके ड्रग चलते हैं वो होते हैं आपके IE, आइसोनाइजाइड और इथम्ब्यूटोल, नहीं सॉरी IE नहीं, IR, जस्ट अ सेकेंड। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताइए, देखो पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल, ये 6 मंथ के जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स हैं उनमें आपके ये दोनों चलेंगे, पायराजिनामाइड चलेगा, इथम्ब्यूटोल चलेगा, और फिर आखिरी के जो 4 महीने हैं उसमें आपको आइसोनाइजाइड और रिफेम्सिन चलेगा। क्लियर? तो याद कर लेना, PE है वो आपकी स्टार्टिंग के 2 मंथ चलते हैं, और RI है ये आपके एंड के 4 महीने चलते हैं। ये आपका इस तरीके से रहता है। तो डेट इज 2 एंटीबायोटिक्स, आइसोजाइनाइड एंड रिफेम्सिन फॉर 6 मंथ, और उन 6 मंथ में स्टार्टिंग के 2 मंथ में आपका चलता है पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल, ठीक है। ये सब आपकी बेसिक रह गई है, केवल इन 4 ड्रग को कॉम्बो में दिया जाता है, और जिनमें MDR हो गई, जो वो ड्रग रेजिस्टेंस स्टेटिन है, मतलब क्या, MDR टीवी,
जिनको एमडीआर टीबी हो गई है उनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, आप समय लिख के आना, 12 से 15 मंथ तक चलता है, डॉट्स प्लस के अंदर चलता है और इसी के एडवांस फॉर्म दिए जाते, कोई अलग से नहीं होते। फिर मेन बचा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इसकी एक ही चीज है। अच्छा, प्रिवेंशन से पहले मैं आपको और क्या ड्रग दे सकते हैं ऑन द बेस ऑफ सिम्टम्स, कि जो जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। सपोज करो क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा, इतनी बॉडी के अंदर अगर डेथ हो रही है तो हीलिंग भी होगी, तो इन्फ्लामेशन सर कितना होगा, बहुत हाई होगा। कोविड में भी देख रहे थे कितना इन्फ्लामेशन होता था, तो हम हैवी अमाउंट में स्टेरॉइड्स देते थे, तो इसमें भी आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ जाते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गया तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, किसके लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। पहले एनसिड्स दिए जाते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अगर ये काम नहीं करते तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स इन्फ्लामेशन को कम तो कर देते हैं, ये एनसिड से ज्यादा पावरफुल है, मगर इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इम्यूनिटी को और गिरा देते हैं, इम्यूनिटी को और सप्रेस कर देते हैं, तो इनको बहुत लार्ज स्टेज में इंड्यूस करा जाता है। वरना कोविड में आपने इतना सारा वायरल फंगा इन्फेक्शन देखा ही होगा। तो इफ अ टीवी अफेक्टेड पेरिकार्डियम, ब्रेन हर्ट कर रही है या स्वेलिंग वगैरह आ रही है, यानी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो उनसे करेंगे। फिर पेन किलर, चेस्ट पेन, और फिर बाकी तो बेसिक दवाई, फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे दो, वोमिटिंग आ रही थी तो एंटीएमेटिक दे दो, जो सिम्टम आ रहा है उसकी दवाई दे दो। ये तो बेसिक दवाई है, ये आप सब जानते हो, इसमें मुझे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन जो ट्रीटमेंट थे, जो हमने 4 बात करी, रिप वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना है, रिफेम्सिन, आइसोनाइजाइड, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल। मेन आखिरी का बच्चा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में दी जाती है वैक्सीन, वैक्सीन का नाम होता है बीसीजी वैक्सीन। ये न्यूनेट्स में दी जाती, ये न्यूनेट्स में दी जाती है ना। क्यों? ये अब सीधी बात है, वैक्सीन का हर किसी का एक ही काम होता है, इसका नाम याद रखो, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। बैसिलस, बी से बैसिलस, सी से कैलमिट, और जी से ग्यूरिन, ठीक है। तो बैसिलस, कैलमिट, ग्यूरिन, वैक्सीन, ठीक है, ठीक है। ये दी जाती है। बैसिलस है बैक्टीरिया के नाम पे, कैलमिट और ग्यूरिन ये 2 साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं। अगर आप चाहो तो इनके नाम अगर रखने हैं तो याद रखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट कैलमिट, जिनने अपना कैलमिट दिया। जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे कैमिल ग्यूरिन, ठीक है, ग्यूरिन, इन्होंने अपना ग्यूरिन दिया, इन्होंने अपना कैलमिट दिया था, ठीक है। बैसिलस मतलब बैक्टीरिया, जो बैसिलस बैक्टीरिया, उसके लिए इन्होंने वैक्सीन निकाली, ठीक है। ये बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। ये नियर अबाउट 70 to 80% अफेक्टेड होती है, ठीक है। 100% तो कोविड की वैक्सीन भी नहीं है, आप खुद देख रहे हो, तो ये 70 to 80% अफेक्टेड होती है। इसके अंदर क्या डला होता है, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर वीक टीबी वैक्सीन के स्ट्रेन्स डले होते हैं, ठीक है। वही वाले, वो बेसिक बात, वीक या इनएक्टिव कंडीशन में जो आपके अंदर इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं, अवेक कर देते हैं, ठीक है। ये सब हमारा इस तरीके से हमारा ये काम करता है। बाकी और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में आपको बता ही चुका था, वो सब लिख के आना। थोड़े बहुत दो तीन हेडलाइन में, जैसे एनटीसीपी स्टार्टिंग में बताया था, एनटीसीपी काम करता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस, वो चेंज हो गया। फिर रिवर्स किसमें, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में अब आ गया है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम और होता है सिडा, वो लिख के आना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम होता है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी। ये एक कंट्री है स्वीडिश, जो पर्टिकुलर टीबी के उसी पर काम करती है, ठीक है। ये सब कम्युनिटी में भी आप पढ़ोगे वहां पर, तो 1-2 लिख के आओगे तो थोड़ा इफेक्टिव लगता है, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।